नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 5 संसद अध्याय 2 से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 60 क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की थी, उसे देख सकते हैं। आज उससे आगे 61 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं संचित निधि के बारे में। तो संचित निधि आर्टिकल 266 के फर्स्ट में संचित निधि दी गई है और उस संचित निधि में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी भत्ते हैं, वेतन हैं, सभी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। दूसरे नंबर पर जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हैं, उनके भी वेतन भत्ते इसी पर भारित होंगे। तीसरे, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते इसी पर भारित होंगे। चौथे, जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है अर्थात कैग होता है, उसके भी वेतन और भत्ते इसी पर भारित होंगे। पांचवें नंबर पर जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके भी वेतन भत्ते इसी पर भारित होते हैं। और छठे नंबर पर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, केवल उनकी पेंशन इस पर भारित होती है। बाकी जो वेतन और भत्ते हैं वो उसी जो है राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसके हाईकोर्ट में वो पदस्थ होते हैं। 7, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के और सदस्यों के वेतन और भत्ते भी इसी संचित निधि पर भारित होते हैं। और ऐसा कोई व्यय जो संसद समय समय पर संचित निधि पर भारित व्यय करती है। तो ये हैं इसमें। अब देखते हैं यहाँ पर 61, ये ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, बिल्कुल ऐसे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने होते हैं वो भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, बिल्कुल पेंशन। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते भी इसी पर भारित होते हैं। तो ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते इस पर भारित नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो भारित नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं होता कौन सा है। भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते बिल्कुल होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते बिल्कुल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते बिल्कुल होते हैं। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते शामिल जो है इसमें नहीं होते। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो सभापति के रूप में दिया जाता है। तो हमारे संविधान में है, इसमें हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित होंगे। उपराष्ट्रपति शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पर देखते हैं कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। सबसे पहले हैं देख लेते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित हैं, बिल्कुल हैं। भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते कैग के बिल्कुल हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते बिल्कुल हैं। तो किसके नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आर्टिकल 267। दरअसल आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि के उपबंध दिए गए हैं। आकस्मिकता निधि जो है राष्ट्रपति रखते हैं और जब भी सरकार को अचानक धन की जरूरत होती है तो संसद की बिना अनुमति के बिना अनुमति के राष्ट्रपति इसमें से धन सरकार को देते हैं और सरकार बाद में उतना ही धन इसमें जमा कर देती है। तो इसमें संसद की अनुमति की इसमें जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन 65, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएसपीडी 2015। देखो, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल नहीं जी, राजस्व विभाग कभी जो है बजट के लिए निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि आप सभी जानते हैं कि जो बजट पेश करते हैं वो वित्त मंत्री पेश करते हैं और वित्त मंत्रालय के जो है वित्त मंत्रालय और उसके विभाग इसको जो है बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन 2, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सही है। देखो, आर्टिकल 114 के तहत संसद विनियोग विधेयक पास करती है तभी केवल और केवल जो है जो सरकार है उस संचित निधि में से धन निकाल सकती है। तो संसद इस पर पूरा प्रतिबंध जो है लगाकर, यानी कि संसद का पूरा जो है नियंत्रण होता है संचित निधि पर। ठीक है। अब देखते हैं लोक लेखा से किए जाने वाले सभी सम वितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, मतलब भारत के संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है यदि भारत के लोक लेखा में से खर्च करना है, लोक लेखा निधि में से खर्च करना है। तो बिल्कुल नहीं जी। दरअसल आर्टिकल 266 के सेकंड में लोक लेखा निधि दी गई है और आर्टिकल 266 के फर्स्ट में अभी मैंने बात बताई थी संचित निधि यहाँ पर दी गई है। तो जो भारत की संचित निधि में से जो निधि होती है उसमें जितने भी राजस्व आय होती है और जितने भी आपके जो है पूंजीगत आय होती है और जितने भी ऋण आते हैं सभी जो है संचित निधि का भाग बनते हैं। लेकिन लोक लेखा निधि जो कि आर्टिकल 266 में के सेकंड में दी गई है, लोक लेखा निधि, दरअसल इसको पब्लिक अकाउंट भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक की जमा, पब्लिक के फंड, पब्लिक के विकास पत्र, यानी कि इसमें जो है कह सकते हैं कि पब्लिक का इसमें जमा पैसा, बैंकों में जो जमा पैसा होता है वो सभी लोक लेखा निधि का भाग होता है और इस पर संसद का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। सरकार अपनी मर्जी से इसमें से धन निकाल सकती है, इसमें से धन जमा कर सकती है। संसद की अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं होती। तो ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन 2 सही है। केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
66 क्वेश्चन 66 निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है और ये वित्त मंत्रालय का ही एक विभाग होता है। क्वेश्चन नंबर 67 आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे खर्च करते हैं? तो आकस्मिकता निधि जो है संसदीय स्वीकृति से पहले खर्च जो है यानी कि संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। 68 में पूछ रहा है जो धन विधेयक है वो किसमें परिभाषित है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक दिया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में अब देख लेते हैं। दरअसल धन विधेयक क्या होता है वो आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। पहले नंबर पर यदि किसी कर को बढ़ाना है, घटाना है या खत्म करना है वो सभी आर्टिकल 100 के अंतर्गत जो है क्या है वो एक धन विधेयक है। और दूसरे नंबर पर यदि जो है संचित निधि में से कोई धन निकालना है, जमा करना है, संचित निधि की अभिरक्षा करनी है या संचित निधि पर कोई भारित व्यय जो है करना है तो वो सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? वो सभी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसा ऋण भार जो सरकार पर है और सरकार को जो है वो चुकाना है या उसका जो है विनियोजन करना है वो भी आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पर जो भारत की लोक लेखा निधि है या आकस्मिकता निधि से संबंधित कोई उपबंध है या राज्य की लोक लेखा से संबंधित कोई विषय है तो वो भी सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। या ऐसा कोई भार जो संसद इस पर जो संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर दे तो वो भी सभी भारत के धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो वो भी ये सभी जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी धन विधेयक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। 69 धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है उसके अनुसार 110 के अनुसार यदि उसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। देखते हैं जरा भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, ये तो देखो आर्टिकल 110 में ही है यानी कि ये तो धन विधेयक ही है। भारत के समेकित निधि की निगरानी, देखो समेकित निधि की निगरानी ये भी आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक के अंतर्गत आता है ये भी। और किसी राज्य के खातों की लेखा परीक्षा, तो अभी बात बताई थी यदि किसी राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा से कोई संबंधित उपबंध है वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तो उपरोक्त सभी तो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 71 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो देखो धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है तो देखते हैं यहाँ पर टैक्स लगाना, समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन करना ये भी बिल्कुल धन विधेयक के अंतर्गत आता है। धन की उधारी का विनियमन करना ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार PCS 2020 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया गया है? तो देखो कर से संबंधित उपबंध हैं, उधार लेने से संबंधित उपबंध हैं और संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध हैं। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें नहीं है। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रत्येक धन एक वित्त विधेयक होता है। बिल्कुल प्रत्येक धन एक वित्त विधेयक, देखो नहीं है बताना है तो प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। देख लेते हैं आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया गया है जो आपने अभी पढ़ा और आर्टिकल 117 के फर्स्ट में वित्त विधेयक दिए गए हैं। ये वित्त विधेयक क्या होता है? दरअसल इस वित्त विधेयक में आर्टिकल 110 के सभी उपबंध होते हैं लेकिन इसके अलावा भी अन्य उपबंध होते हैं। तो ऐसे विधेयक को मनी बिल ना कह करके फाइनेंस बिल कह देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। ये जो यहाँ पर प्रत्येक वित्त विधेयक है आर्टिकल 117 के अंतर्गत वो धन विधेयक नहीं होता। और ऑप्शन थर्ड वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्ण हस्ताक्षर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है इसको अपनी जो है पूर्ण अनुमति इसको देते हैं। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, अब ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को वित्त विधेयक के बारे में जो है 14 दिन के लिए नहीं बल्कि सामान्य विधेयक की तरह जो है पूरी शक्ति होती है। ये केवल धन विधेयक के बारे में है, केवल धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। कौन? राज्यसभा। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये वित्त विधेयक है, वो धन विधेयक के बारे में है, ये वित्त विधेयक के बारे में नहीं है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है लेकिन धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये भी गलत है, 5 भी गलत है, बाकी सब सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, बिल्कुल संशोधित कर सकती है, उसकी शक्ति सामान्य विधेयक के समान है। और गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो 5 और 6 ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, सही हो जाएंगे। झारखंड PCS प्री 2016।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 74 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। लोकसभा का अध्यक्ष जब राज्यसभा को भेजा जाता है और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो 2 बार उस पर अंकित करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। ऑप्शन सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिन के लिए अंदर लौटाया जाना। बिल्कुल सही है। धन विधेयक के बारे में केवल 14 दिन तक राज्यसभा को केवल शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन जो है वो केवल और केवल सही नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। 75 यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अभी बात बताई थी। 76 धन विधेयक को प्रमाणित करता है स्पीकर। ऑप्शन सी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। द वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है बताना है। देखते हैं, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? बिल्कुल नहीं होता जी। जो वित्त विधेयक जो 117 फर्स्ट प्रकार के हैं, मतलब जिसमें धन विधेयक के भी उपबंध होते हैं और जिसमें इस विधेयक और धन विधेयक के उपबंध के अलावा भी अन्य उपबंध होते हैं, उन्हें 117 फर्स्ट प्रकार के विधेयक बोलते हैं। दूसरे वित्त विधेयक 117 थर्ड में है। उस 117 थर्ड में जो वित्त विधेयक हैं उनमें केवल संचित निधि से संबंधित भारित व्यय से संबंधित उपबंध होते हैं। ठीक है, तो ये 117 फर्स्ट प्रकार के जो विधेयक हैं ये केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पर जो है क्या नाम है, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, तो ये गलत है। ये केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, ये 117 थर्ड प्रकार का ये किसी भी जो है सदन में पेश किया जा सकता है। यदि संसद के किसी भी सदन में यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। केवल लोकसभा में। सी, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये भी बिल्कुल गलत है। लोकसभा में ही किया जाता है। ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका ऑप्शन यही डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कथन सही है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता जी, लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पूरा स्थापित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, केवल लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल गलत है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज राइट। 81 धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। बिल्कुल, ये तो भैया सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बस यही गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है। बाकी राज्यसभा को 14 दिन के भीतर लौटाना होता है, ये भी सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों को उसके साथ लोकसभा को लौटा सकती है, ये बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है बताना है आपको। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ये तो कई बार पढ़ लिया। लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की, ये भी गलत है। लोकसभा में प्रस्तुत नहीं, ये भी गलत है। धन विधेयक केवल धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, 84 धन विधेयक जहां पुरस्तापित किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक 85 धन विधेयक को केवल लोकसभा में। ऑप्शन सी, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती। केवल धन विधेयक के बारे में राज्यसभा को केवल 14 दिन की शक्ति है। सिफारिश लोकसभा माने या न माने उसी रूप में पारित माना जाएगा, और राष्ट्रपति को इसको अनुमति देनी होगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ने अनुमति धन विधेयक की पहले दे दी थी कि इसे पेश किया जाए, यानी कि लोकसभा में इसे जो है प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 87, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। अभी बात बताई। 88 लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए, ये भी यही है, 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक, ये भी सब यही है, 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो देखते हैं। यहाँ पर यह राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा।
तो यहाँ पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यदि पारित समझा जाएगा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ये बिल्कुल सही है, ये सभी गलत हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये 2/3 बहुमत से पारित होगा, दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, तो ये सभी गलत है। बल्कि लोकसभा को पूरी शक्ति होती है कि वो राज्यसभा की बात माने ना माने, जो केवल 14 दिन तक वो रोक सकती है। तो राज्यसभा मतलब धन विधेयक के बारे में बिल्कुल जीरो है, वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है। वो क्वेश्चन नंबर 91, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतरित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में पारित प्रारंभ किया जा सकता है। देखो अभी बात बताई थी मैंने, जो 117 के जो थर्ड में जो वित्त विधेयक होते हैं, वो चाहे संसद के लोकसभा में पेश कर लो चाहे राज्यसभा में पेश कर लो, उसमें सिर्फ इतने उपबंध होते हैं कि भारत की संचित निधि से व्यय वाले उपबंध उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये बाकी जो है साधारण विधेयक की तरह काम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92, संविधान में कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? देखो बजट का उल्लेख हमारे में नहीं है, हमारे में वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक आर्टिकल 114, भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, सब सा है। ठीक है, 93, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो ये कह रहा है ऑप्शन ए, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल सही है, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, तो सही नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। चलो, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, यही सही नहीं है। देखो ठीक है, किसी व्यय को बढ़ाने की शक्ति संसद को नहीं है, बल्कि संसद घटा सकती है, किसी कर को समाप्ति भी कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है बी। 94, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के लिए काम आती हैं? ISPD 2012। ऑप्शन फर्स्ट, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। बिल्कुल भाई, ये कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? तो बिल्कुल वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है संसद के, तो ये तो बिल्कुल सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 114, जब विनियोग विधेयक के तहत संसद पास करती है तभी सरकार उसमें से धन निकाल सकती है। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदानों का प्रावधान, ये भी बिल्कुल सही है ना, इनको भी संसद पास करती है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्य वर्षीय पुनरावलोकन। देखो जो व्यय हेतु सरकार का जो कार्यक्रम होता है ना, वो सरकार तय करती है कहाँ खर्च करना है, कहाँ कैसे खर्च करना है, तो संसद का उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, जहां पर ये सरकार के व्यय आ गया ना, वहीं पर जो है सरकार का काम ही है, संसद का काम नहीं है खर्च करना, तो ये 4 गलत हो जाएगा। संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करना, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो है ऑप्शन 4 को यदि हम छोड़ दें तो 4 किस में नहीं है, 1 2 3 5 में नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, 96, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करना है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, ये गलत है। देखो अब मैं बात बताऊँ, गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक जो सरकार का व्यक्ति न हो, मतलब जो सरकार में वो पार्टी शामिल न हो, जो विपक्ष में होते हैं वो सभी गैर सरकारी जो है माने जाते हैं। ठीक है, तो केवल नामित जो है वाले गैर सरकारी नहीं है, बल्कि जो सरकार में शामिल नहीं है वो सभी जो है क्या है, वो सभी गैर सरकारी हैं। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी लिखित विधेयक पारित किया गया, ये भी देखो गलत है। ठीक है, तो इसमें ना तो 1 और ना 2 ISPD 2017। ठीक है, 97, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
तो आर्थिक सर्वेक्षण आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे इकोनॉमी सर्वे बोलते हैं, पहले ही किया जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति देती है। देखो, लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ये होता है जब सरकार को, मान लिया सरकार को धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन बजट कब पेश होता है, एक फरवरी को, तो इस बजट के पेश के अनुसार जो सरकार के पास कर उगाने की जो शक्ति होती है वो केवल 31 मार्च तक होती है। मतलब 31 मार्च तक ही उसके पास जो है, सरकार के पास पैसा आ सकता है। मान लीजिए यदि 31 मार्च तक वित्त विधेयक पास न हो तो सरकार को तो पैसे की जरूरत है, मान लीजिए किसी कारण से, तो संसद क्या काम करती है, संसद लगभग 2 महीने का खर्च, मान के चलो 1/6, मतलब साल का लगभग 1/6, तो वो सरकार को 2 महीने के लिए खर्च करने की अनुमति वो देती है। ठीक है, तो इसे लेखानुदान बोलते हैं और ये आर्टिकल 116 में है। तो देखते हैं, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए लेखानुदान, ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक से, ये भी बिल्कुल गलत है। राज्यों को अनुदान देने के लिए, ये भी गलत है। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ये सही, ऑप्शन डी। ठीक है, लेखानुदान बना है, देखते हैं 99, ऑप्शन सी, बजट पारित होने से लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, तो ऑप्शन सी, बाकी सब गलत है। ठीक है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, यूपी, तो कौन सा होता है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। ठीक है, सभी गलत हैं। अभी बात बताई 101 ISPD 2011, लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो देखो अंतरिम बजट जब पेश किया जाता है, जब सरकार जो है, इलेक्शन होने वाले होते हैं, तब अंतरिम बजट उस साल पेश होता है। ठीक है ना, तो और लेखानुदान तो मैंने बता ही दिया। अस्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कार्यवाहक सरकार होती है वो भी लेखानुदान का प्रयोग कर सकती है, ऑप्शन गलत है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा अवधि, ये बिल्कुल सही है। जो लेखानुदान है वो केवल बजट में व्यय, मतलब खर्च करना है उसे, इस वजह से तो पैसा चाहिए, जबकि बजट होता है तो उसमें खर्च और आना कितना है, सभी बातों का विवरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 बी राइट है यहाँ पर। ठीक है, 105 नहीं, 102, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। तो अनुदान का अनुरोध, तो भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है व्यय का अनुमान, तो अनुदान का अनुरोध, ऑप्शन डी। मतलब अनुदान का अनुरोध करती है सरकार, किससे, संसद से। 103, अब देखो 103 में ये बजट के प्रस्तुतिकरण का क्रम दिया गया है। तो देखो, पहले तो बजट का जो है प्रस्तुतिकरण होता है, आप देखोगे टीवी पर वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, फिर बजट पर चर्चा होती है अगले 3-4 दिन, फिर जो है विनियोग विधेयक पारित होता है ना। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 के तहत वो क्या काम करता है, सरकार को बिना विनियोग विधेयक पास हुए जो है, सरकार संचित निधि में से अनुदान की जो मांग है उसमें से धन निकाल ही नहीं सकती, है ना। तो वित्त विधेयक को पारित करना, आर्टिकल 117 के तहत जो वित्त विधेयक होते हैं उनको भी जो है पारित यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो लेखानुदान की जो प्रक्रिया है वो इसमें शामिल नहीं होती बजट में। लेखानुदान की प्रक्रिया अलग है, तो इसमें ऑप्शन डी 1 2 3 5। 104 105, निम्नलिखित में से किसका संबंध संघीय बजट से है। तो कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो देखो संघीय बजट में 3 प्रकार के जो है कटौती प्रस्ताव होते हैं, और संसद में कोई विपक्ष का व्यक्ति जो है कटौती प्रस्ताव ला सकता है। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कटौती प्रस्ताव। तो ये कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो है नीति निर्नुमोदन कटौती, दूसरा सांकेतिक कटौती, और जो तीसरा होता है वो मितव्ययता कटौती। ठीक है, तो 3 प्रकार के यहाँ पर। 106, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, सरकार बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, जो सरकार का जो विपक्ष का है वो एक जो है, मतलब सरकार जो है, जब जो है सरकार अंधाधुंध खर्च वाला बजट लाती है तो उस पर जो विपक्ष लगाम लगाता है कि भाई ये अंधाधुंध खर्च कर रहे हो आप, इस खर्च में कटौती करो ताकि जनता का पैसा सही जगह पर लग सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नीति निर्नुमोदन, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययता प्रस्ताव, बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में 100 रुपये कम कर दिया जाए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। लेखानुदान, बजट की मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। लेखानुदान ये नहीं होता। ठीक है ना, लेखानुदान होता है जो है
कि जब बजट पास नहीं होता, मतलब जो वित्त विधेयक जब तक पास नहीं होता तब तक संसद जो है 2 महीने के लिए सरकार को खर्च करने के लिए जो है धन देती है। तो ये ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सब सही है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के प्रावधान में कौन से क्षेत्र को सीमित किया गया है? तो देखो, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है मतलब किसी मंत्री का जो किसी लोक महत्व के जो है प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। साधारणतः किसी विपक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाता है। तो जो स्थगन प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव में 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है सबसे पहले तो। और इसमें स्थगन प्रस्ताव तब लाया जाता है किसी विपक्ष द्वारा कि सदन की सभी कार्यवाही स्थगित कर दी जाए और केवल लोक महत्व का और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर चर्चा की जाए। कम से कम 2.5 घंटा इस पर चर्चा होती है। और लेकिन इसमें ऐसे मुद्दे नहीं लाए जाते जो पहले उठाए जा चुके, और जो ऐसा मुद्दा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में उठा दिया गया है वो भी इस पर नहीं उठाया जाता, और जो कहीं न्यायालय में कोई मामला लंबित है वो भी इसके अंतर्गत नहीं उठाए जाते। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाए जाते। 109, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्य के लिए ऊपर नियंत्रण रखती है? तो मंत्रिपरिषद के कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है स्थगन प्रस्ताव लाके। प्रश्नकाल जो कि 11 से 12 होता है उसमें प्रश्न पूछती है कौन? विपक्ष के सरकार के मंत्री से प्रश्न पूछते हैं तो नियंत्रण रखते हैं। अनुपूरक प्रश्न भी पूछ करके नियंत्रण रखते हैं। सभी सही है, ऑप्शन 1, 2, 3। 110, देखो जो तारांकित जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर एक तो मौखिक दिए जाते हैं और उन पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि जो अतारांकित होते हैं वो मौखिक नहीं दिए जाते, वो लिखित दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न उनमें नहीं पूछे जाते। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। 111, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु भैया सारे काम रोक दो, केवल इस पर बहस करो। क्वेश्चन 112, राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। क्यों? क्योंकि 184 में यह है यदि किसी मुद्दे पर, यदि कोई किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो उस पर वोटिंग होना भी जरूरी है। तो सरकार घबराती है। ऐसी एक सरकार जिसके पास लोक यानी कि जिसके पास बहुमत कम होता है, मतलब जैसे 543 सीट है, मान लिया किसी कोई सरकार ऐसे चल रही है 272 सीट, 272 मतलब बहुमत के लिए 272 सदस्य आवश्यक हैं, है ना। तो केवल एक सदस्य के प्लस पर वो चल रही है अब जो है सरकार। तो ऐसी सरकार जो है मतलब भय के कारण नहीं लाती। कहीं जो है ये जो वोट पड़े तो कहीं हार न जाए, मतलब वोट की गिनती कहीं कम न हो जाए। तो इसका मतलब होता है भैया सरकार को विश्वास ही नहीं, मतलब संसद का विश्वास ही हासिल नहीं है सरकार को। मतलब 272 जो सांसद हैं वो इसके साथ ही नहीं है सरकार की। इसका मतलब अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को हटाया जा सकता है। तो सरकार यहाँ पर घबराती है, बिल्कुल सही है। इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का प्रावधान है, तो यही मैंने बात बताई थी, बिल्कुल दोनों सही हैं। AR की व्याख्या है। 113, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन बी, अब 20 मामले उठाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी सदस्य द्वारा। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? देखो, गिलोटिन का अर्थ होता है जो संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। लेकिन कुछ जो है जब चूंकि संसद के पास काम ज्यादा होता है ना, तो ऐसे विधेयक पर केवल जो है उस पर चर्चा न करके, पास न करके, केवल और केवल उसके जो मूल भाग होता है उसको ही पास करती है। बाकी सरकार को वो ये अधिकार दे देती है कि आप इस पर अपने आप कानून बना लो और अपने आप ही इस पर जो है काम कर लो। तो यहाँ पर देखो, विधेयक पर बहस को बंद वहां पर कर दिया जाता है, मतलब बहस वहस नहीं होती, सारी बहस जो है बंद कर दी जाती हैं। मतलब गिलोटिन का मतलब होता है कि उस विधेयक को अब मुखबंद उसका कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है गिलोटिन। क्वेश्चन 115, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के से सत्राधीन न होने ही पर ही अध्यादेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, जब संसद जो अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 में दिया गया है, तो संसद का यदि कोई भी सदन, एक सदन या दोनों सदन, मान लो या तो एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश का निर्माण उस समय पर कर सकते हैं। ठीक है।
तो ऑप्शन यहाँ पर बी। और वो क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और ये सही उत्तर चुनना है आपको। यूपीपीसीएस मेंस 2007, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब मूलभूत अधिकार मौलिक अधिकार थोड़ी ना है, फंडामेंटल राइट। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, तो राज्यसभा वित्तीय बिल को बिल्कुल रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो शब्द जोड़े गए थे वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है। संसद के दोनों सदनों में से कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता नहीं जी, संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड केवल सही है। 117 लास्ट क्वेश्चन है इसका, नहीं 118। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, सचिवालय बल्कि संसद के नियंत्रण में काम करता है। ठीक है ना। 118, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, है ना, और विपक्षी दल के नेता से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से, मतलब जो संसद ऐसी कोई कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। केशवानंद 1973 में ये फैसला दिया था। ठीक है, तो नियंत्रण कौन रखता है? न्यायिक समीक्षा से। 119, भारत संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो वो ऑप्शन डी 13/5/2002 को मनाया गया था। यह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? सब जानते हैं, इतिहास में विठ्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का सबसे पहले भारतीय अध्यक्ष थे जो ये चुने गए थे। तो ये थी हमारी संसद भाग 5 अध्याय 2 से संबंधित हमारी वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।